हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर है, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग वो 7th लेक्चर होगा, यू नो इट वेरी वेल। तो 7th लेक्चर आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, दैट इज द 7th वन। ठीक है, फॉर यू इट इज 7th। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जैसे आपने बैलेंस इक्वेशन का नाम सुना सभी ने, सिंपल है, सबको पता है। बैलेंस इक्वेशन, सारे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस को बैलेंस कर दीजिए। थर्मोकेमिकल कौन सी होगी? किसी इक्वेशन में कितनी हीट दी जा रही है या कितनी हीट वापस मिल रही है, अगर वो भी साथ लिख दें तो वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यस, क्लियर है सबको? यस गाइस, जाग जाइए। यस सर। है ना, बस सिंपल है। तो सबको समझ में आ गया भाई? बाकी के स्टूडेंट्स यस बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जाग जाइए, कोई बात नहीं, कई बार बातें सुनते सुनते नींद आ जाती है ना, होता है। तो देखिए भाई, व्हेन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नॉट ओनली इंडिकेट द क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सिर्फ ये ना इंडिकेट करे बल्कि बट आल्सो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, इट्स कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसा कि हमने यहाँ पे पानी बनाया है, वाटर प्लस H2 प्लस ऑक्सीजन, वाटर बनेगा प्लस हीट इवॉल्व होगी, अगर हीट भी लिख दी तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, हैसला देखते हैं। अब हैसला एक बहुत कॉमन सा नाम है, छोटा सा नाम है, याद रखिएगा, बट बहुत सिंपल लॉ है, बहुत सिंपल। इसकी एप्लीकेशन बड़ी मजेदार है, लॉ तो बहुत सिंपल है। तो देखिए क्या कहता है हैसला। व्हाट इज हैसला? हैसला जो है वो कहता है कि आप केमिकल रिएक्शन को कितने भी टुकड़ों में करके कर लो, ठीक है, या फिर सीधा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी केमिकल रिएक्शन कीजिए या टुकड़ों में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो टोटल एनर्जी उतनी उसकी उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसा मैं यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई, एक्स जूल हीट निकली, बाहर निकली, ऑक्सीडेशन और क्या बोलते हैं उसको, कंबशन हो रहा भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को आग लगाना, दैट इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन के अंदर हमेशा हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने ऑक्सीजन जोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, यहाँ पर वाई हीट बाहर निकली, यहाँ पर भी कंबशन हो रहा है। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में आग लगाना, कंबशन का एक ही मतलब होता है, ऑक्सीजन के साथ में आग लगाना। यस, क्लियर है बेटा ये सबको, दोनों चीजें? यस। तीसरी इक्वेशन देखिए अब जरा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मैं सीधा कार्बन को जला रहा हूं ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूं, तो अब जो हीट निकलेगी, जो पहले दोनों रिएक्शंस में बन तो वो भी कार्बन से इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है ना, और यहाँ पर सीधा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो आप रिएक्शन को चाहे 10 टुकड़ों में करके कर लीजिए, चाहे रिएक्शन को एक ही टुकड़े में कर दीजिए, टोटल हीट अगर निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, टोटल हीट उतनी ही रहेगी। यस, क्लियर है ये बात सबको? एक्स प्लस वाई हीट रिवॉल्व होगी। हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया। ठीक है, खाना वाना नहीं खाया क्या आज आप लोगों ने? सच में तो वैसे नहीं खाया सर, पर आ गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग तो मतलब क्लास लगाते लगाते कानों में लीड लगा के खाना खा सकते हैं ना, मेरे साथ मजबूरी है कि मुझे तो या तो पहले खाना या बाद में खाना। नहीं सर, वो है ना? खाते खाते कंसंट्रेशन नहीं बनता सर, फिर वो ये तो यही होगा हाँ, तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है डेफिनेटली, बट खाया जा सकता है, इट इज पॉसिबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हैसला आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या कहता है? हैसला आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट सबमिशन इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकला है ये। द एंथैल्पी चेंज इन द केमिकल और फिजिकल प्रोसेस सिमिलर वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप। चाहे इसको एक स्टेप में कर लो, चाहे 50 स्टेप में कर लो, टोटल हीट उतनी ही रहेगी। तो यहां पर भाई उसका एक एग्जांपल देगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मजेदार है, ध्यान से समझिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रखी है, हमने तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना के डायरेक्टली किया था, तो इन्होंने थोड़ा और उसमें वैल्यूज भी नहीं थी, इसमें वैल्यूज दे रखी है। देखिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 बना दिया इसमें। SO2 बनाने के बाद एंथैल्पी निकलती है -70.96 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब हमें मिल रही है माइनस की हीट, मतलब हमें मिल रही है, ये सबको पता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्यों कहते हैं इस हीट को, बताएगा कोई? व्हाई इट इज कॉल्ड एंथैल्पी? सर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उस प्रेशर के ऊपर हीट जो निकलती है वो एंथैल्पी निकलती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर सारी रिएक्शन की जाती है, इसलिए हमेशा वो एंथैल्पी ही होती है, हीट नहीं होती है। एंथैल्पी मतलब प्रेशर कांस्टेंट वाली हीट।
सेकंड स्टेप देखिए अभी क्या किया उसने, सल्फर डाइऑक्साइड में आधा ऑक्सीजन 1/2 लगा रखा, बैलेंस करने के लिए किया, SO3 बन गया। ठीक है, इस टाइम पर हमें हीट मिली, ये भी मिल रही है, माइनस है इसलिए, माइनस मतलब मिल रही है 23.49 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये क्या कहता है कि अगर मैं सल्फर से सीधा ऑक्सीजन डालकर सीधा SO3 बनाना चाहूं तो तब टोटल हीट कितनी निकलेगी, इन दोनों के जोड़ के बराबर, जैसा कि नीचे दिखा रखा है, देखिए नीचे वाले सल्फर प्लस 3/2 ऑक्सीजन, 3/2 SO3 बनेगा, टोटल हीट कितनी आई 94.95 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है भाई ये बात सबको? 1 और 2 को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ दिया, ये टोटल हीट आ गई, मतलब हम एंथैल्पी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देयरफॉर द सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो H1 H2 H3 H4 जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सबको जोड़ दीजिए, जो फाइनल एंथैल्पी निकालना चाहे वो निकल जाएगी। यस क्लियर है बेटा सबको? सर ये वाली चीज फिर से बता दीजिए। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सल्फर से ऑक्सीजन बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकला बना, और सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड में इतनी एनर्जी दी, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन कराया, SO3 बना, उसने इतनी एनर्जी दी। अब वो कह रहा है कि अगर S और O2 को डायरेक्ट मिला के डायरेक्ट SO3 बनाए तो इन दोनों रिएक्शन का जो सम होगा उतनी एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर 70 किलो जूल और 23 किलो जूल हमें किलो कैलोरी है हमें मिल रही थी, टोटल कर दिया 94 किलो कैलोरी मिल रही है, अप्रोक्सीमेट 95 आ जाएगा, तो 94.95 किलो कैलोरी टोटल मिल रही है। यस क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया? यस सर हो गया। ठीक है प्रतीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब देखिए अगर आपको क्लियर हो गया तो ये वाला एग्जांपल अब आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है, ये उसने कुछ हमें कुछ दिया है। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और डाल दिया इसने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बतानी है रिएक्शन की, इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ये बताना आपको। तो इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी बतानी है, लेकिन उसने कुछ एंथैल्पियां दे रखी हैं, कौन सी, गिवन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की दे रखी है। कितनी, कार्बन मोनोऑक्साइड की 110, कार्बन डाइऑक्साइड की 393, वाटर की 241.4 किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है भाई, याद है किसी को? जब कोई एलिमेंटल स्टेज में हमने पता ना कार्बन का एलिमेंटल स्टेज हमने क्या माना था, ग्रेफाइट। सल्फर का कौन सा माना था, रोम्बिक सल्फर, याद है थर्मो में पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ बेटा याद है सबको? सर पढ़ा था सर पढ़ा तो था सर, वो एक दिन सैटरडे पढ़ा बीच में, और सर फिर संडे को सर हमारा सीडी का सर बहुत सारी चीजें थी संडे को, और सर मंडे को मैथ था भूल गए संडे से, और सर इसलिए कोई भूल बात गए, नहीं, सर रिवाइज नहीं कर पाया मैं सर। बता देता हूँ। स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड स्टेट में हमने माना था कार्बन ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट माना था, और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट की एंथैल्पी 0 मानी थी। फिर ऑक्सीजन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ठीक है, और आयोडीन सॉलिड होती है, उनको हमने स्टैंडर्ड स्टेट माना था। सल्फर के अंदर रोम्बिक सल्फर को स्टैंडर्ड स्टेट माना था। उसके अलावा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितनी भी दूसरी गैसेस हैं नॉर्मल वाली, ब्रोमीन और आयोडीन की हमने बात कर ली, फ्लोरीन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, O2 को हमने स्टैंडर्ड स्टेट माना था। अगर कोई स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंटल स्टेज में है और उन दो एलिमेंट को बनाने से अगर कुछ बन रहा है तो हम उस टाइम पे जो एंथैल्पी होती है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी मानते हैं। तो यहाँ CO को बोला है, CO की स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है कितनी, 110, ये CO है, और ये है इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी 110 माइनस में। तो मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर CO बनाना है आपको, CO अकेला, ठीक है। अब उसके बाद में उसने कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी, कार्बन डाइऑक्साइड की 300, ये भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनानी, उस टाइम पे उसकी एंथैल्पी 393 माइनस का। और वाटर की दे रखी है, तो वाटर किसी से मिलकर बना होता भी H2 और O2 से मिलकर बना होता, तो वाटर की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी आएगी, वो ये H2O बनेगा, वो है 281.8 किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पियां दे रखी, तो हम इनसे सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बैलेंस कर देना 1 मोल के लिए, याद रखना 1 मोल बनाना है आपको, इस ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको 1 रखोगे तो ये हाफ रखना पड़ेगा ऑक्सीजन। यस, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो ये पहली रिएक्शन मैंने लिख दी, और इसकी इसने दे रखी थी, मतलब ये रिएक्शन मेरे को आनी चाहिए। एलिमेंटल स्टेज से मुझे क्या करना है, एलिमेंटल स्टेज से मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी थी। दूसरी रिएक्शन देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन
एलिमेंटल स्टेट से ही कार्बन और ऑक्सीजन से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट होती है एलिमेंटल स्टेट, इसकी एंथैल्पी 0 मानी जाती है। तो जो भी एनर्जी आ रही है आपके पास में वो कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी आ रही है कि इसको बनाने में इतना टाइम, इतनी एनर्जी लगती है, क्योंकि इन दोनों की स्टैंडर्ड स्टेट में तो हम 0 मानते हैं। ये बात समझ में आ गई? उस स्टैंडर्ड स्टेट को यूज कर रहे हैं। अब हम नीचे देखिए तीसरे वाला, वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और वाटर बन गया, 1 मोल वाटर बनाना, उस हिसाब से रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। वाटर 1 ही मोल बनाना है। अब आगे तो वाटर की एनर्जी निकली है उसे, क्योंकि उसने पर मोल दे रखा है ना यहाँ पे, तो पर मोल मुझे 1 ही मोल बनाना है, तभी तो वो एनर्जी बराबर लिखूंगा। अगर यहाँ पर 2 आ गया, मान लो आपने बैलेंस करते टाइम यहाँ 2 वगैरह लिख लिया कुछ, कोई बात नहीं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 1 मोल वाटर बन रहा है, तब इतनी आ जाएगी, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मोल की आ जाएगी, एक ही बात है। यस, ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? Yes, sir. तो हमने तीनों इक्वेशनें लिख ली, कौन सी तीनों? इन तीनों को बनाने की स्टैंडर्ड स्टेट की इक्वेशन हमारे पास ये तीनों को बनाने की आ गई, ठीक है। और उसने तो कुछ और बोला था, वो कहता है कि इस इक्वेशन की जो ऊपर लिखी हुई है, इस इक्वेशन की एंथैल्पी बताओ स्टैंडर्ड, इसकी कैसे पता लगेगी? अब बहुत ध्यान से करना, पीछे वाला एग्जांपल कर रखा है, हेसला किया था ना। हेसला क्या कहता है? किसी चीज को कैसे भी जोड़ तोड़ कर लो, कोई चक्कर ही नहीं है ना, वो कुल मिला के उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो अब उसके लिए क्या करें, कैसे करें, तो यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं, ध्यान दे लेना अब इस बात पे। देखो क्या कह रहा है वो, प्रोडक्ट साइड देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है और वाटर है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे ये दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में ये येलो कलर से इक्वेशन नंबर 1 लगा हुआ है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 3 में इसके अंदर मेरे को वाटर दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये दोनों चाहिए, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दो, मतलब इनकी एनर्जियां भी जोड़ दो और इक्वेशनों को भी जोड़ दो। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। दूसरी तरफ देखिए, मुझे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन ये रहा रिएक्टेंट साइड में इक्वेशन नंबर 3 में, और वो तो मेरे को मिल गया, वो तो डायरेक्ट जोड़ने से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साथ में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट साइड में है, मुझे चाहिए था लेफ्ट में, इक्वेशन नंबर 2 में वो राइट साइड में है। क्या करूं? अगर मैं पहली और तीसरी इक्वेशन को जोड़ रहा हूं और दूसरी को माइनस कर दूं, माइनस करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये सब माइनस हो जाएंगे, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का हो जाएगा, और मुझे लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था ना, तो मैं अगर इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप प्लस का आ जाएगा। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को 1 और 3 को जोड़ेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे दिखा रखा है इक्वेशन नंबर 1 + 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। यस बेटा, क्लियर है ये बात सबको? यस सर, क्लियर। थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर। बताता हूँ, वेट। देखो इक्वेशन को देखो, बाकी कुछ देखना ही नहीं है, बाकी ज्यादा टेंशन लो ही मत, आपको एक ही चीज बता दी, इक्वेशन को देखो, ठीक है। तो इक्वेशन देखिए कौन सी है, सीधी सी बात है, इक्वेशन आपको जो बनानी है उसको देखो, उसमें क्या है, हमने पहले स्टैंडर्ड स्टेट वाली एंथैल्पी है 1 2 3, ये तीनों इक्वेशन तो समझ में आ गई ना बेटा? यस सर। तो अब देखिए हमें देखना क्या है, सीधी सी Yes, बात है, इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है राइट साइड में। तो मुझे दो, देखिए एक तो ये वाली इक्वेशन मिली, एक ये वाली मिली जिसमें राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, दोनों इक्वेशनों को जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, ये रहा, देखो मैंने जोड़ रखा नीचे, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं बाद में करूंगा। वाटर मिल गया, ये रहा, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों तो आ गए मेरे पास। प्लस क्या हो रहा है, देखो भाई, प्लस मुझे मिलेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हो गए, तो मतलब हाफ हाफ है ये, तो मेरे को प्लस में मिल गया O2, H2 मैंने लिख रखा ऑलरेडी, ठीक है। प्लस में मिल गया मेरे को कार्बन, ये सब मेरे को 1 और 3 को जोड़ने से मिल गया, और मुझे तो सिर्फ CO और H2O चाहिए था ना, ठीक है। ये अभी मुझे मिला नहीं है, याद रख लेना, मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं मिला। अब तीसरी इक्वेशन में देखो, दूसरे वाली में, सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मुझे ये कहाँ चाहिए, ये तो मुझको लेफ्ट साइड में चाहिए, यस और नोट, ऊपर देखो उसने लेफ्ट वाली के लिए पूछा था, ये बात समझ में आई? यस यस सर, आ गई है ना। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो मैंने सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो देखो कार्बन माइनस का हो गया। अब जरा ध्यान दे लेना,
कार्बन माइनस का हो गया और पहले वाली इक्वेशन में कार्बन प्लस का था तो ये दोनों कट गए, ऑक्सीजन माइनस का हो गया तो ये दोनों भी कट गए, ठीक है, ये दोनों पहली क्योंकि मेरे को माइनस करना। कार्बन डाइऑक्साइड माइनस का है, मैंने यहां पर नीचे माइनस का ही लिखा है इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्लस के हैं, दोनों को प्लस का लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये 1 ऑक्सीजन था पूरा 1 और ये ऊपर वाला हाफ ऑक्सीजन, ये वाला हाफ ऑक्सीजन, तो ये 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन से दोनों हाफ हाफ कट जाएंगे, दोनों माइनस के, तो ये भी खत्म, सिर्फ नीचे रह गया हाइड्रोजन। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर क्लियर है। हाइड्रोजन प्लस सीओ माइनस CO2 आ रहा है, तो इस माइनस CO2 को उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, प्लस हो गया, मेरे पास वो पहले वाली इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखो, CO2 प्लस वाटर और हाइड्रोजन CO प्लस वाटर। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को जोड़ दिया और 2 को माइनस कर दिया, तो उनकी एनर्जीज के साथ भी यही करने वाला हूं, 1 और 3 को जोड़ दो और 2 को माइनस कर दो, तो माइनस इसके आगे पहले से लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसका साइन बदल दूंगा, ये प्लस हो जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर, इट इज क्लियर। यस सर। बस, तो बाकी का कैलकुलेशन करो। तो एंथैल्पी मेरे पास सबकी स्टैंडर्ड एंथैल्पियां थी, तो उन स्टैंडर्ड एंथैल्पियों से अगर मैं किसी दूसरी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालूंगा तो वो भी स्टैंडर्ड आएगी, और यहाँ आ रही है 524.8 किलो जूल पर मोल। यस, क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर हो गया। ठीक है सर तो कुछ ऐसे वर्क करता है। हाँ बेटा, सर, इसका मतलब ये हो गया ना कि हमें जो रिएक्शंस है उनमें वो जितना हमारा जो बचता है, मतलब ऐसे कट करते जाना, और जितना हमारा बचता जाएगा उसको ऐड करके रिएक्शन बनाना है इन सब कंडीशंस में। हाँ, अब नहीं, ऐसे नहीं है, आप ऊपर वाली रिएक्शन देखिए, उस रिएक्शन के हिसाब से आप जोड़ घटा करेंगे। ये दोनों मुझे राइट में चाहिए थे, पहली और तीसरी रिएक्शन में ये दोनों राइट में है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे को मिल जाएंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे लेफ्ट में चाहिए था, कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे राइट में है इस इक्वेशन में, तो मैं क्या करूं, मैं इसको माइनस कर दूं तो इसको उधर ले जाऊंगा उठा के बाद में, तो ये माइनस होगी, तो माइनस होगी, तो मैंने इसके सारे साइन चेंज किए, मेरे पास माइनस में आ रहा था, मैं इसको इधर उठा के ले गया, अपने आप मेरे पास इक्वेशन आ गई। बस, मतलब ऐसे हम किसी इक्वेशन को मतलब प्रूव करना होगा ना, एक इक्वेशन को कैसे बनी एक तरीके से। प्रूफ थोड़ा थोड़ा प्रूफ कह सकते हो मैथमेटिकल वाली लैंग्वेज में, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है आपको वो समझ में आएगा कि हमारे पास सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पियां थी, हम इन एंथैल्पियों से, स्टैंडर्ड एंथैल्पियों से कोई दूसरी स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाल रहे हैं। कमाल ये है, किसी दूसरी इक्वेशन की जिसकी हमें पता ही नहीं है एंथैल्पी। H2 और CO2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो कितनी एंथैल्पी देंगे हमें नहीं पता, बट हेसला ने हमें ऐसा आइडिया दे दिया कि मैं कोई दो अलग अलग इक्वेशनों को आपस में जोड़ घटा करके इस इक्वेशन को निकाल सकता हूं। समझ गए? क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर क्लियर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखिए भाई। हाँ बेटा। सर नहीं सर, वो लिख लिया था, लास्ट लाइन लिख ली थी। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, वो कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी का साइन होता है, डेल्टा एच के ऊपर नोट लगा है, डेल्टा एच नोट, नोट का मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, याद रखना है बात। सर यहाँ पर नोट का मतलब है, नोट मतलब ये नोट होता है जीरो, जीरो को ही नोट बोलते हैं, इसका मतलब नहीं सर मैं समझे नहीं, मतलब डेल्टा एच के साथ अगर नॉट नहीं लग रखा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, वो मतलब एलिमेंटल स्टेज से नहीं मिली। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एलिमेंटल स्टेज से अगर बनती है, सारे रिएक्टेंट एलिमेंटल स्टेज में होने चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी है मॉलिक्यूल्स की, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन जाती है। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। तो यहाँ देखिए ज़ैनन है, यस सर। एलिमेंटल स्टेज में है, गैस है, फ्लोरीन है, गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़ैनन फ्लोराइड बन रहा है, टेट्राफ्लोराइड बिल्कुल गैस है, तो ये एलिमेंटल स्टेज में। तो यानी ये जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी है, यही इसकी असली वाली एंथैल्पी है। मतलब जो आप फॉर्मेशन कर रहे हो ना, वो फॉर्मेशन की एंथैल्पी भी है और वो उसकी स्टैंडर्ड भी है। क्यों? सारी चीजें स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो एंथैल्पी क्या रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी। क्योंकि कुछ फॉर्म कर दिया हमने, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगी। यस, क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। है ना? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन जाती है कब, जब एलिमेंटल स्टेज में रिएक्टेंट्स होते हैं, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर अब देखिए दूसरा CH4, ये तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, बात खत्म, तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए N2 और O3, ये तो दोनों एलिमेंटल है, ये गलत क्यों है, बता सकता है कोई? यस सर, N2 O2 है और ना सर, इसका स्टैंडर्ड स्टेट। हाँ,
सर O3 तो O2 वो है सर स्टैंडर्ड इलेवन होता है, एक्स। O3 स्टैंडर्ड नहीं है, O2 होता है। तो O2 के हिसाब से तो फिर ये भी गलत है। फिर नीचे देखिए CO प्लस O2, अब CO तो अभी अभी हमने बनाया था ना कार्बन और ऑक्सीजन से, तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए सारे गलत है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया, AIPMT के अंदर 2003 में आया था। क्लियर है? सर यस। आगे सर बढ़ते एक हैं बेटा। रिक्वेस्ट थी हाँ बोलो बेटा। सर, एक बार पिछली वाली साइड दिखाना सर। पीछे वाली, इससे पीछे ये या इससे भी पीछे? सर ये वाली ये सर, इसमें ना सर वाली ये हाँ बोलो। ये सर ये वाली सर, इसमें ना हम्म, सर एक बार डेल्टा एच नोट है ना सर, इसको लिख दो सर कि नीचे इसमें ऐड कर दो सर कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी है सर एलिमेंट की, सर वरना भूल जाएंगे। अच्छा इसको यहाँ पर लिख दूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी, है ना? ठीक, लिख देते यस हैं, सर। कोई दिक्कत नहीं, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो मेरे साथ ये दिक्कत बहुत है, मैं हर चीज भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। प्रैक्टिस कीजिए, मेरा उल्टा है, मैं जल्दी नहीं भूलता। प्रैक्टिस नाम अच्छा कीजिए मेरा तो बेटा। उल्टा है, तो मैं तो ये भी भूल जाता हूँ, मैंने आपके खाने में क्या कहा था। वो खास बात नहीं है, वो याद रखना कोई नेसेसरी नहीं है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अब इसी में। तो देखिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी एक क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर बना रहे हैं, क्या ये कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसने कंसीडर करने के लिए किया इस रिएक्शंस को, और साथ में नीचे लिखा है एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज, वाटर की एंथैल्पी फॉर्मेशन बताने के लिए बोला है। तो ये H और OH पानी बना रहे हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर बनाएंगे। यस क्लियर है? Yes, sir. सेकंड वाला सही होना चाहिए। यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से भी पानी बन रहा है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। C2H2 और O2 से भी पानी बन रहा है, ये भी स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। तो स्टैंडर्ड कौन सा है? जो एलिमेंटल स्टेट से बने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वाटर बन रहा है, ये है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसकी एंथैल्पी कितनी है? -x2 किलो जूल पर मोल बता रखी है, तो यानी -x2 किलो जूल पर मोल विल बी द राइट आंसर। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता अभी है? तक फर्स्ट चल रहा था। हाँ फर्स्ट था डेल्टा U इक्वल Q प्लस W। सेकंड लॉ देखो क्या कहता है। सेकंड लॉ होता है एंट्रोपी का। एंट्रोपी होती है डेल्टा S। इसके बारे में मैंने बताया था क्या होती है एंट्रोपी, याद है किसी को? यस सर, आपने बताया था। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, आवारागर्दी कह सकते हैं इसे, रैंडमनेस का मतलब। लेकिन इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक वो अगर चीजें प्योर हैं और वो अपने आप इम्प्योर हो रही हैं तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बोल देते हैं इम्प्योर। मान लीजिए आपके पास में कोई प्योर मेटल है, उसे आप मिट्टी में गाड़ देते हैं तो अपने आप वो मिट्टी में घुलना शुरू हो जाती है, मिलना शुरू हो जाती है, कुछ सालों बाद वो पूरी मिट्टी में गायब हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। मेटल खत्म नहीं हुई, मेटल ने ऑक्साइड बना लिया, कुछ और बना लिया, या मिट्टी में घुल गई या मिक्स हो गई। मिट्टी में नमक मिला दीजिए, आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। अलग करने के लिए बहुत जोर लगेगा, पानी में घोल लो, ये करो वो करो, फिर रिएक्शन करवाओ, ऐसे करो वैसे करो, फिर प्योर नमक मिलेगा। ये समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर, तो आ रही जिस चीज में एनर्जी लगती है, इसका मतलब हम उसे प्योर बनाने के लिए किसी चीज को एनर्जी लगाते हैं। कभी इनप्योर बनाने के लिए एनर्जी लगाते हो? किसी ने कहा था बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। तो किसी चीज को बनाने के लिए एनर्जी लगाई जाती है, तोड़ना तो बहुत आसान है, उसमें एनर्जी नहीं लेती, वो अपने आप चीजें टूट जाती है बहुत कम एफर्ट्स के साथ। अगर आप जबरदस्ती टाइम से पहले तोड़ना चाहते हो तो कम एफर्ट लगेंगे, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी चीजें टूट ही जाएंगी। एक दिन जो हमारा घर है उसका लेंटर भी गिरना शुरू हो जाएगा, 100 साल से ज्यादा ये चलता नहीं है, जो RCC लेंटर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। तो इसका यस मतलब सर। क्या है? इसका एक ही मतलब है कि चीजें जब अपने आप खराब होती हैं, इम्प्योर हो जाती हैं, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। पहला रीजन याद रहेगा, प्योर चीजें इम्प्योर हो जाती हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है। दूसरा देखिए, अगर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ रही है, वो भी एंट्रोपी होती है। आपने सॉलिड पानी लिया, लिक्विड पानी बना दिया, गर्म कर दिया उसको, तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। यस क्लियर है सबको? हाँ भाई, यस बेटा, यस सर, समझ में आ क्लियर है। गया? हाँ Yes, sir. ठीक है, यानी कि अगर आप प्योर चीजों को इम्प्योर कर रहे हैं या फिर किसी की मोलिकुलर एनर्जी बढ़ रही, पानी पानी रहेगा लेकिन आपने सॉलिड से लिक्विड बना दिया तो मोलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, वो रैंडमली इधर उधर घूमने लगे। अगर लिक्विड से गैस बना दिया तो उनकी रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ गई, तो इसका मतलब उनका मोशन और ज्यादा बढ़ गया, तो वो एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ गई। दैट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी सेकंड लॉ है अभी, स्पॉन्टेनियस ऑक्योरिंग। अगर कोई चीज अपने आप हो रही है स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है।
सीधी बात। ऑलवेज लीड्स टू द एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब बढ़ाना, इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है अगर कोई चीज अपने आप हो रही है यानी स्पॉन्टेनियस है। In the simple word, the law of explain that the isolated system entropy will never decrease over time. Isolated system में एंट्रोपी कभी भी समय के साथ डिक्रीज नहीं होती। यस, यानी कोई अकेला सिस्टम है तो एंट्रोपी उसकी हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज नहीं हो सकती है। क्यों भाई? वो यूनिवर्स अपने आप जो चीजें होती हैं वो तो बढ़ती हैं, फिर चीजें एंट्रोपी बढ़ेगी उसकी, कुछ भी हो, मिक्स हो जाए वो या उसकी मोशंस बढ़ जाएं, कुछ भी हो एंट्रोपी बढ़ेगी। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir, clear. इस लाने दिया हमें फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी, नई चीज। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे हमने पहले जो मतलब इंथैल्पी और एंट्रोपी में डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना स्पेलिंग के अलावा। वो तो कुछ और ही चीज है बेटा। एंथैल्पी तो मतलब एनर्जी है, हीट है। इंथैल्पी एनर्जी होती है, मतलब हीट है, हाँ, उनको कह रहे हैं। हाँ बस प्रेशर कांस्टेंट पे जो हीट होती है उसी में एंथैल्पी बोलते हैं। एंट्रोपी तो बहुत अलग है ना बेटा, वो तो अलग ही चीज है। इस रोज थोड़ा स्पेलिंग से प्रोनाउंसिएशन सेम है ना तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा लगता है एंट्रोपी और एंथैल्पी एक जैसे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत 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 अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हीट कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -393.5 किलो जूल पर मोल दे रखा था। हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज, कितना रिलीज होगा? तो देखिए भाई उसने क्या दिया है, ध्यान से वो रिएक्शन आपको बनानी आनी चाहिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों बना रहे हैं। एनर्जी रिलीज होती है 393.5 किलो जूल पर मोल, ये हमने पीछे भी किया था है ना, ये 393 वाला क्वेश्चन आया था, आप खुद अपने हाथों से क्वेश्चन करके जरूर देखा करो। तो देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने बोला 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 16, दो बार जुड़ गया 44 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। तो 1 मोल मतलब 44 ग्राम। तो 44 ग्राम जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो एनर्जी निकल रही है 393.5 किलो जूल पर मोल। यस, ये पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. तो भाई हमें कितनी बनानी है? 35.2 ग्राम बनानी है, सीधी सी बात। तो 1 ग्राम बनाने के लिए डिवाइड हो जाओ 44, 35.2 ग्राम बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 35.2 ग्राम से और ये आ जाएगी 315 किलो जूल पर मोल। यस, पर मोल नहीं आएगा, सॉरी, पर 35.2 ग्राम है ना, क्योंकि मोल में तो 44 ग्राम होते हैं। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. दैट्स इट। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है इनका सिस्टम। ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल जरूर अच्छे से करने हैं आपको, न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब ये लेक्चर था देखिए छोटा, अब दूसरा लेक्चर हम शुरू करते हैं जो लेक्चर नंबर 7 या 8 कह लीजिए, इसको बीच में ही शुरू आज ही शुरू कर दो सर। हाँ, क्योंकि लेक्चर बहुत छोटा था बेटा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए जरा, बस 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, मत चिंता करो, 9:30। नहीं सर उसमें क्या कोई दिक्कत है, आप समझ आ रहे तो आप पूरे दिन पढ़ा दो सर, समझ आ वैसे रही भी वो छोटा लेक्चर था ना, उसके अंदर मतलब सिर्फ प्रैक्टिस थी, प्रॉब्लम थी। आगे देखिए स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है, तो इसके लिए ना कुछ वर्ड्स दिए हैं। वैसे तो हमने कर लिया स्पॉन्टेनियस का मतलब ऑटो, लेकिन यहाँ इन्होंने ना 2 कबूतर दिखा रखे हैं, देखिए जरा 2 कबूतर। व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर स्पॉन्टेनिटी? नेचुरलनेस, जो प्रोसेसेस नेचुरल होती हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होने वाली। दूसरा स्पॉन्टेनियसनेस, ईज, आराम से जो हो जाती है। अनरेजिस्टेंस, जिसका कोई विरोध नहीं करता। अगर चीजों को प्योर बनाना चाहते हो बहुत एनर्जी लगती है, बहुत जोर लगता है, लेकिन इम्प्योर करना चाहते हो कोई जोर नहीं लगता, कोई विरोध नहीं करता, आराम से चीजें इम्प्योर हो जाती है। पता है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो इसलिए वो रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की। नेक्स्ट देखिए जरा, इंजीनियसनेस भी एक नाम है। फ्रैंकनेस, फ्रैंक होती हैं चीजें, आपस में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना करती हैं। कबूतरों को सिग्निफिकेंस क्या दिखा रखे हैं आपने? एक ऐसे ही है कबूतर, तो वैसे ही एग्जांपल है, फॉर फन है। एक कबूतर है जो टोपी डाले हुए, दूसरा कबूतर है जो डिग्री वाली टोपी डाले हुए। मतलब वो कहता है कि भाई साहब डिग्री वाली टोपी मतलब मैं हूं वो कबूतर, और जो टोपी वाला कबूतर है नॉर्मल कबूतर वो आप लोग, ऐसा समझ लीजिए। वो आप लोग पूछ रहे हो सर स्पॉन्टेनियस के कोई दूसरे वर्ड्स भी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कबूतर दूसरे कबूतरों को बता रहा है। क्लियर है अभी? ठीक है, यस सर। है ना, लोग भी समझनी थी आपको, है ना? ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो इंजीनियसनेस, फ्रैंकनेस या फिर
फ्रीडम या अबेंडन या अनकंस्ट्रेन, ये सारे वर्ड्स आप एंट्रोपी और क्या बोले एंट्रोपी बोलो स्पॉन्टेनियस की जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो अपने आप होता है, दैट इज द बेस्ट वर्ड। ठीक है, बाकी कोई चक्रों में पड़ो ही नहीं, बेस्ट है अपने आप होना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो हो गया ना कि हम दोनों रिएक्टेंट को एक साथ रख दो और उनको छोड़ दे, जिससे वो रिएक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखिए जैसे आप लकड़ी में आग लगा रहे हो, आप पेज पर आग लगा रहे हो, पेपर पर, वो स्पॉन्टेनियस एक बार शुरू करने पड़ेगी, अपने आप होती रहेगी। Yes? सर लेकिन स्पॉन्टेनियस का मतलब तो ये होता है ना कि वो अपने आप होते हैं, तो हमने शुरू कर दी ऐसा क्यों? शुरू तो करना पड़ेगा बेटा, इनिशियल स्टेज तो शुरू करने के बाद वो रिएक्शन शुरू करने के बाद अगर वो रिएक्शन शुरू होगी, वो अपने आप में इतनी एनर्जी रिलीज करती है कि वो नेक्स्ट स्टेप वाली एनर्जी भी खुद ही रिलीज कर देती है। मतलब फिर आपको दोबारा शुरू नहीं करना पड़ेगा। सोचिए लोहे को आग लगा रहे हो एक माचिस की तीली से, लगाते रहो, माचिसें खत्म हो जाएंगी, लोहे को आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप एक पेपर को आग लगा रहे हो तो आप एक बार आग लगाइए, पूरी बुक जल जाएगी। यस, तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो रही, पूरी बुक जल नहीं सर, जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ना, सॉरी लाइम वाटर को जैसे बाहर रख देते थे तो वो अपने आप मिल्की हो जाता है और फिर वो अपने आप ही मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कुछ देखिए, कुछ रिएक्शनों को, कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को इनिशिएट करने की जरूरत होती है, शुरू करने की, ट्रिगर चाहिए उन्हें। लेकिन कुछ रिएक्शंस को ट्रिगर की जरूरत नहीं होती, वो बिना ट्रिगर, ऑटो ट्रिगर होता है उनमें, वो अपने आप ही होती रहती है। यानी स्पॉन्टेनियस भी दो तरह की है, एक जिनको ट्रिगर की जरूरत है, दूसरा जिनको ट्रिगर की जरूरत नहीं है। आप जो बात करो वो बिना ट्रिगर वाली। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ पर देखिए अभी एंट्रोपी क्या होती है, वैसे तो मैं ये सारा कुछ बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा दोबारा से बता रहे हैं। इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए या वाइब्रेशनल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी बढ़ जाए, तो हम यानी रैंडमनेस बढ़ जाए, आवारागर्दी, जैसे मैंने बोला था सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से गैस बनाते हैं, तो रैंडमनेस बढ़ती है। दूसरा डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब इम्प्योरिटी, इम्प्योर, अगर कोई चीज इम्प्योर हो रही है तब भी उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है एक रूम के अंदर, एक सेपरेटर से सेपरेट है, जैसे ही मैं यहां से इसको हटाता हूं तो क्या होगा भाई, जैसे ही इसको हटाएंगे तो क्या होने वाला है, बोलिए? दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगी, मिक्सिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इम्प्योर हो रही है चीजें। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडम, फ्रीडम टू मूव। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस या फ्रीडम टू मूव होता है। जैसे सॉलिड से अगर हम लिक्विड बना रहे हैं एंट्रोपी बढ़ जाएगी, लिक्विड से गैस बना रहे हैं एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर आप इस गैस को ठंडा करके लिक्विड बना रहे हो और लिक्विड से फिर से सॉलिड बना रहे हो तो एंट्रोपी कम हो रही है। यस, क्लियर है? उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी सीधी सी बात है कैसे बढ़ेगी, सॉलिड से लिक्विड, यानी आपने टेम्परेचर दिया, ठीक है, बिल्कुल टेम्परेचर इन द सेंस हीट दी, सॉलिड से लिक्विड बना दिया, एंट्रोपी में चेंज आ गया। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? दूसरा पॉइंट देखिए, तो इसका मतलब ये हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एस जो है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट मतलब चेंज इन एंट्रोपी। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, ये तो था सिंपल का। सर एक डाउट था। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हीट बढ़ेगी तो सर एंट्रोपी बढ़ेगी सर, कम नहीं हो सकती? बिल्कुल बढ़ेगी, वो कम हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी तो बढ़ेगी ना, हीट अगर आप दोगे तो वाइब्रेशनल रोटेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने वाली है, कम तो हो ही नहीं सकती। ओके, क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज देखिए अब जरा, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये बात हजम नहीं होगी, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो एंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, 1/T कैसे है? यहाँ पर इन्होंने 1/T दे रखा है, ये देखो मैंने लिख भी रखा 1/T, क्यों के तो डायरेक्टली और 1/T की इनवर्सली है। हाँ भाई, ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये 1/T कैसे है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1/T, हाउ इट इज 1/T, तो ये बोलता है एंट्रोपी जो एब्सोल्यूट आइसोथर्मल, ठीक है, यानी कि हीट, एब्सोल्यूट हीट जो एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली रिवर्सिबली हीट जो होती है, हीट जो आइसोथर्मल रिवर्सिबली एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली है। यस, क्लियर है बेटा ये बात?
अब वो इनवर्सली कैसे है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए जरा, मान लीजिए अब ये क्या कह रहा है, आपको हीट कैपेसिटी सबको पता है ना, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो मान लीजिए, हाँ भाई सभी यहीं पे है क्या? Yes, sir. ठीक है, सुन रहे हो सभी? अब Yes. मान लीजिए, ठीक है, Yes. मान लीजिए आपके पास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर कोई गैस है, आपने इसका टेम्परेचर तो 1 डिग्री रखा, हीट कैपेसिटी यानी कि उसने अब्जॉर्ब कर ली सारी हीट, ठीक है। जैसे आप पानी को अगर मान लीजिए बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, सबको पता है। तो वो जो पानी में कन्वर्ट होती है बर्फ, जब आप उसको गर्म करते हैं तो उस टाइम पर, मुझे ध्यान से सोच के बताना, उस टाइम पर क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? सर पानी को गर्म करके सर पानी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, वो लिक्विड बन गई, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, 0 ही रहेगा, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज करने में एनर्जी यूज हो गई। यस, क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, उसको बोलते हैं लेटेंट एनर्जी, गुप्त उष्मा, जो स्टेट चेंज करने में यूज हो जाती है। गुप्त उष्मा मतलब लेटेंट हीट। यस, ये बात भी समझ में आ गई, पहले कभी पढ़ा होगा डेफिनेटली। यस ठीक है, सर। अब बात यहां पर मैं वही कर रहा हूं, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा हमेशा, बट चेंज हो जाएगा कई चीजों में, तो उसको बोलते हैं भाई हीट कैपेसिटी। सबकी अलग अलग होती है, हम इसके पूरे डिस्कशन कर चुके हैं। तो 1 डिग्री पर कोई चीज है, मैंने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री ही रखा, टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया, बट हीट मैंने उसको दी 5 जूल, हीट 5 जूल दी, तो क्या होगा? एंथैल्पी चेंज हो गया 10 जूल पर केल्विन। डेल्टा एस क्या होता है भाई? वो होता है हीट बाय टेम्परेचर। तो हीट होता है जूल में, टेम्परेचर होता है केल्विन में, तो जूल पर केल्विन इसका यूनिट होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? जूल पर केल्विन यूनिट कैसे लिख रखा है मैंने? यस सर। ठीक है, तो यानी कि मान लो कि मैंने 5 जूल एनर्जी दी इसको, और उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो 10 जूल पर केल्विन हो गया। ठीक है, 5 जूल से वैसे 10 जूल होना नहीं चाहिए, ये थोड़ा एग्जांपल गड़बड़ वाला लगेगा आपको, है ना? तो खैर ये सिर्फ समझने के लिए, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, अगर वही चीज 1000 डिग्री सेल्सियस पर होती तब भी मैं उसको 5 जूल देता एनर्जी, और उसकी अब एंट्रोपी जो बढ़ी वो 7 जूल बढ़ी। पहले बढ़ी थी 10, अब बढ़ रही है 7। मैंने हीट तो दोनों बार बराबर सप्लाई किया था। ये बात Yes, समझ sir. में आ रही है सबको? हाँ सर, मतलब दो पॉइंट्स हैं, आपने उन दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी का सप्लाई किया ना, मतलब हीट के फॉर्म में। लेकिन फिर भी एंट्रोपी में अलग अलग फर्क आया। अब इसका कारण क्या है? मगर क्यों? यानी अब सुनिए, हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी के अंदर इंक्रीज कम हुआ है, लो टेम्परेचर पर ज्यादा हुआ है। अब मान लीजिए पानी है, पानी के मॉलिक्यूल चल ही नहीं रहे, नहीं चल रहे, बर्फ बन चुका हो, वाइब्रेट कर रहे हैं बस बर्फ में मॉलिक्यूल, आपने उसको लिक्विड बना दिया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, बन गया लिक्विड। क्या हुआ? बहुत ज्यादा मोशन आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? Yes, sir. अब मान लीजिए पानी का टेम्परेचर कर देते 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहा हूं मैं? उसको अब फिर से हीट दे रहा हूं, टेम्परेचर नहीं बढ़ने दे रहा, हीट दे रहा हूं। उस हीट को उतनी हीट दी जितनी मैंने बर्फ से पानी बनाने में हीट यूज की थी, उतनी हीट मैंने उसी पानी को फिर से दे दी 10 डिग्री पर। तो क्या आपको लगता है पहले 0 से जितना बड़ा चेंज आया था एंट्रोपी में, अब क्या 10 डिग्री से उतनी हीट देने पर उतना ही बड़ा चेंज आ जाएगा? मोशन वो उतनी ही बढ़ जाएगी, उस रेट में बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। हाई टेम्परेचर पर जो मोशन है या रैंडमनेस है वो उस रेट में नहीं बढ़ पाती जितना लो टेम्परेचर पर बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमें एंट्रोपी में। एंट्रोपी में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर तो चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये टेम्परेचर चेंज नहीं है, सिर्फ क्यू चेंज होता है, हीट चेंज होता है, टेम्परेचर उतना ही रहता है। बट अगर वही प्रोसेस आप हाई टेम्परेचर पर कर रहे हो तो वो उस प्रोसेस में सेम हीट सप्लाई करने पर भी एंट्रोपी का चेंज लेस आएगा। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अब जरा सिंपल एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप लोगों के पास में 1 रुपया है और मैंने आप सभी को 1 रुपया और दे दिया, तो आप लोगों के पास कितने पैसे हो गए? 2 रुपए सर, 2 रुपए। 2 रुपए। बहुत सिंपल है, क्या ये डबल हो गए? यस सर। यस सर। ठीक है, सब एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, बिल्कुल ठीक है।
अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए, और मैंने सभी को अब भी 1 ही रुपया दिया। अब कितने हो गए आपके पास? 100 से सर 101 101 हो गए। क्या ये अब डबल हो गए? नो सर। पर मैंने तो 1 ही रुपया दिया था पहले भी, पहले तो डबल हो गए थे, अब भी डबल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो क्योंकि राजू भैया की स्कीम हाई टेम्परेचर पर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो सेम हीट सप्लाई करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है याद रखना, तो हाई टेम्परेचर पर सेम हीट सप्लाई करोगे, सेम एज इट इज, एंट्रोपी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी लो टेम्परेचर पर सेम हीट सप्लाई करने से बढ़ रही थी। इसलिए टेम्परेचर के तो रिवर्स हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो एंट्रोपी कम हो रही है, कम बढ़ रही है। यस, क्लियर है बेटा? सर यस सर क्लियर है। समझ में आ गया ना सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली बच्चे सर, लेते हैं आ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये वाले एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल के लिए, इनको सीरियस मत लेना कि भी 5 जूल से 10 जूल एनर्जी कैसे बढ़ जाती है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लेकिन बस वो समझाने के लिए। ठीक है भाई, दैट्स ऑल। आज इतना ही करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी जो है वो बाद में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो मैं आज आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। किसी कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो भाई।